चैप्टर 5 ब्लड ग्रुप। मैं स्तब्धता की अवस्था में अंग्रेजी की क्लास तक पहुंची। जब मैं क्लास के अंदर गई तो मुझे एहसास भी नहीं था कि क्लास शुरू हो चुकी है। क्लास में आने के लिए धन्यवाद मिस स्वान मैसन ने ताना मारते हुए कहा। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं तेजी से अपनी सीट पर पहुंच गई। जब तक क्लास खत्म नहीं हुई तब तक मुझे ये खबर ही नहीं थी कि माइक मेरे बगल वाली सीट पर नहीं बैठा था, जहां वह आम तौर पर बैठता था। मुझे थोड़ी ग्लानि हुई, लेकिन वो और एरिक दोनों ही सामान्य रूप से दरवाजे पर मिले, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि मुझे थोड़ा क्षमा कर दिया गया था। जब हम चलने लगे तो माइक अपने असली स्वरूप में आया और इस वीकेंड की मौसम की भविष्यवाणी के बारे में उत्साह दिखाने लगा। बारिश थोड़ी रुकने वाली है, इसलिए उसकी समुद्र तट की पिकनिक संभव थी। मैंने भी उत्साह दिखाने की कोशिश की, क्योंकि मैं कल उसे निराश करने का बदला चुकाना चाहती थी। यह मुश्किल था, बारिश हो या ना हो, तापमान फिर भी 45 और 50 के बीच रहेगा, वह भी तब जब हमारी किस्मत अच्छी हो। बाकी की सुबह एक झोंके में गुजर गई। यकीन ही नहीं हो रहा था कि एडवर्ड की बातें और निगाहें कोरी कल्पना नहीं था। शायद ये बहुत विश्वसनीय सपना था जिसे मैं गलती से सच मान बैठी थी। यही ज्यादा संभव था, क्योंकि मैं ये तो नहीं मान सकती थी कि मैं उसे किसी भी स्तर पर आकर्षक लगती थी। इसलिए जेसिका के साथ कैफेटेरिया में दाखिल होते वक्त मैं बेचैन और भयभीत थी। मैं एडवर्ड का चेहरा देखना चाहती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि क्या वह दोबारा ठंडा और उदासीन इंसान बन गया है, जैसा वह पिछले कुछ हफ्तों में रहा था, या फिर चमत्कार हो गया हो, मैंने सचमुच वही सुना हो जो मैं सोचती थी कि मैंने उस सुबह सुना था। जेसिका अपने डांस प्लान के बारे में बकबक करती रही। लॉरेन और एंजेला ने दूसरे लड़कों को आमंत्रित कर लिया था और वे सब एक साथ जा रहे थे, मेरी अन्यमनस्कता से पूरी तरह बेखबर। जब मेरी आंखें हमेशा की तरह उसकी टेबल पर केंद्रित हुई तो मुझे निराशा का झटका लगा। बाकी चारों वहां बैठे थे, लेकिन वह नहीं था। क्या वह घर चला गया था? मैं तबाह महसूस करने लगी और जेसिका की बकबक सुनने लगी। मेरी भूख मर गई थी। मैंने लेमोनेड की बोतल के अलावा कुछ नहीं खरीदा। मैं बस बैठकर गम खाना चाहती थी। एडवर्ड कलन फिर से तुम्हारी तरफ घूर रहा है, जेसिका ने कहा और उसका नाम लेकर मेरी बेध्यानी को तोड़ दिया। क्या पता आज वह अकेला क्यों बैठा है। मेरा सिर सीधा हो गया। वो जहां देख रही थी मैं उधर देखने लगी। एडवर्ड के चेहरे पर धूर्त मुस्कान थी और वह कैफेटेरिया के पार उसकी सामान्य जगह से थोड़ी दूर वाली एक खाली टेबल पर बैठकर मुझे घूर रहा था। जब हमारी नजरें मिली तो उसने एक हाथ उठाया और तर्जनी से मुझे उसके पास आने का इशारा किया। जब मैं अविश्वास में घूरने लगी तो उसने मुझे आंख मारी। क्या वह तुम्हें बुला रहा है? जेसिका ने अपमानजनक आश्चर्य से पूछा। शायद उसे बायोलॉजी के होमवर्क में मदद की जरूरत होगी, मैंने उसे शांत करने के लिए बोला। ओह, जाकर देखती हूँ कि वह क्या चाहता है। पेज 91। दूर जाते वक्त मैं खुद पर जेसिका की नज़रें महसूस कर सकती थी। जब मैं एडवर्ड की टेबल पर पहुंची तो मैं दुविधा में उसके सामने वाली कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई। आज तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठती? उसने मुस्कराते हुए पूछा। मैं चुपचाप बैठ गई और सावधानी से उसे देखने लगी। वह अब भी मुस्करा रहा था। ये यकीन करना मुश्किल था कि संसार में कोई इंसान इतना सुंदर भी हो सकता है। मुझे डर था कि वह धुएं के गुबार में खो जाएगा और मेरी नींद खुल जाएगी। वह मेरे बोलने का इंतजार कर रहा था। यह अलग है, मैंने आखिरकार कहा। देखो, वह रुका और फिर बाकी की बात कही। मैंने तय कर लिया है कि अगर मैं नरक में जा ही रहा हूँ तो क्यों न पूरी शिद्दत से जाऊं। मैंने उसके कुछ ऐसा बोलने का इंतजार किया जो मुझे समझ में आए। पल गुजरते गए। तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी बातों का और छोर समझ नहीं आ रहा है, मैंने अंततः इशारा किया। मैं जानता हूँ। वह एक बार फिर मुस्कुराया और फिर उसने विषय बदल दिया। तुम्हारे दोस्त मुझसे नाराज हैं कि मैंने तुम्हें चुरा लिया। वे जिंदा बच जाएंगे। मैं उनकी आंखों को अपनी पीठ में चुभते हुए महसूस कर सकती थी। वैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें लौटाने से मना कर दूं, उसने अपनी
आंखों में दुष्ट चमक लाते हुए कहा। वो हंसा। तुम थोड़ी परेशान दिख रही हो। नहीं तो, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज मूर्खतापूर्ण तरीके से टूट गई। मैं दरअसल हैरान हूँ, ये सब किस वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करते करते थक गया हूँ, इसलिए मैं हार मान रहा हूँ। वो अब भी मुस्करा रहा था, लेकिन उसकी गेरुए रंग की आंखें गंभीर थीं। हार मान रहे हो? मैंने उलझन में दोहराया। हो, अच्छा बनने की कोशिश से हार मान रहा हूँ। अब मैं बस वही करने जा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये बोलते समय उसकी मुस्कान फीकी हो गई और उसकी आवाज में सख्ती का पुट आ गया। मैं एक बार फिर नहीं समझ पाई। एक बार फिर उसके होठों पर जानलेवा मुस्कान थिरकने लगी। मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ, हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाता हूँ, यह एक समस्या है। चिंता मत करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, मैंने ताना मारते हुए कहा। बस मैं इसी के भरोसे बैठा हूँ। तो सरल भाषा में पूछें, तो क्या अब हम दोस्त हैं? दोस्त, उसने संदेह से कहा। या नहीं है, मैं बुदबुदाई। वह दांत दिखाने लगा। देखो, मुझे लगता है हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा दोस्त नहीं हूँ। उसकी मुस्कान के पीछे की चेतावनी असली थी। तुम ये बात बहुत बोलते हो, मैंने कहा। मैंने अपने पेट में अचानक होने वाली थरथराहट को नज़रअंदाज करने और अपनी आवाज़ को टूटने से बचाने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो। मैं अब भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम इस पर यकीन कर लो। अगर तुम समझदार हो, तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। मैं सोचती हूँ कि तुमने मेरी समझदारी के बारे में अपनी राय स्पष्ट कर दी है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। वो क्षमा भरे अंदाज में मुस्कुराया। तो जब तक मैं समझदार नहीं होती हूँ, तब तक हम दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। मैं इस उलझी हुई बातचीत का सारांश समझने लिए जूझ रही थी। ये सही लगता है। मैंने अपने हाथों को देखा, जो लिमोनेड की बोतल को थामे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं या कहूं। तुम क्या सोच रही हो? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने उसकी गहरी सुनहरी आंखों में झांका, जिससे मैं मदहोश हो गई, और फिर मैंने हमेशा की तरह सच्चाई उगल दी। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम क्या हो। उसका जबड़ा सिकुड़ गया, लेकिन उसने थोड़ी कोशिश करके अपनी मुस्कान को कायम रखा। क्या तुम इस कोशिश में कामयाब हो रही हो? उसने बेतकल्लुफी से पूछा। बहुत ज्यादा तो नहीं, मैंने स्वीकार किया। वो हंसने लगा। इस बारे में तुम्हारे क्या अनुमान हैं? मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मैं पिछले महीने ब्रूस वेन और पीटर पाकर के बीच झूल रही थी। मैं ये बात किसी तरह नहीं कहने वाली थी। मुझे नहीं बताओगी? उसने पूछा और अपना सिर एक तरफ झुका लिया और एक बहुत ही लुभावनी मुस्कान देने लगा। मैंने सिर हिलाया। बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है, उसने शिकायत की। तुम्हें पता है, मैं वास्तव में बहुत कुंठित महसूस कर रहा हूँ। नहीं, मैं जल्दी से असहमत हुई और मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इससे किसी को कुंठा होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई आपको ये बताने से इनकार करता है कि वह क्या सोच रहा है। भले ही वह खुद सारे समय रहस्यमय बातें करता रहता है, जिनका खास उद्देश्य आपको पागल बनाना है और रात को ये सोचने पर मजबूर करना होता है कि उनका क्या मतलब हो सकता है। फिर इससे कोई कुंठित क्यों होगा? या इससे भी बेहतर, मैंने आगे कहा, और मेरे मन में दबी हुई सारी चिढ़ अब खुलकर प्रवाहित होने लगी थी। ये कहे कि उस व्यक्ति ने बहुत सारी अजीब चीजें भी की हैं। एक दिन असंभव परिस्थितियों में आपकी जान बचाई है, और अगले दिन आपके साथ किसी अछूत जैसा व्यवहार किया, और उसने दोनों में से किसी भी चीज को कभी स्पष्ट नहीं किया, वादा करने के बाद भी। ये भी काफी कुंठित करने वाला नहीं होगा। तुम्हारा गुस्सा काफी तेज है ना? मुझे दोहरे मानदंड पसंद नहीं हैं। हम बिना मुस्कुराए एक दूसरे को घूरते रहे। उसने अपने कंधे के ऊपर से देखा और फिर अप्रत्याशित रूप से खी करने लगा। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड सोच रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा हूँ? वो ये निर्णय ले रहा है कि हमारी लड़ाई शांत करने के लिए यहाँ आए या ना आए? वो एक बार फिर खी करने लगा। मैं नहीं जानती कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो,
मैंने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम गलत हो। मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, ज्यादातर लोगों को पढ़ना आसान होता है। जाहिर है, मेरे सिवाय। हाँ, तुम्हारे सिवाय। उसका मूड अचानक बदल गया, उसकी निगाह चिंतित हो गई। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। मुझे उसकी निगाह की उत्कटता से दूर देखना पड़ा। मैं अपने लेमोनेड के ढक्कन को खोलने पर ध्यान केंद्रित करने लगी। मैंने एक चुस्की ली और टेबल को देखे बिना उसे घूरने लगी। तुम्हें भूख नहीं लग रही है? उसका ध्यान भटक गया। नहीं, मेरा ये कहने का मन नहीं हुआ कि मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे। तुम्हें? मैंने उसके सामने की खाली टेबल को देखा। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं उसके चेहरे का भाव नहीं समझ पाए, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी निजी चुटकुले का मजा ले रहा हो। क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? मैंने एक पल हिचकने के बाद कहा। वह अचानक सतर्क हो गया। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहती हो। ज्यादा कुछ नहीं चाहती, मैंने उसे आश्वस्त किया। वो इंतजार करता रहा, सतर्क लेकिन जिज्ञासु। मैं बस ये सोच रही थी कि अगली बार जब तुम मेरी भलाई के लिए मुझे नज़रअंदाज करने का निर्णय लो, तो क्या उससे पहले मुझे चेतावनी दे सकते हो, ताकि मैं तैयार रहूं। मैंने यह बात लेमोनेड की बोतल को देखकर बोली और अपनी छोटी अंगुली से इसके ऊपरी सिरे पर गोला बनाती रही। ये तो तर्कसंगत बात है। जब मैंने ऊपर देखा तो उसके होंठ दबे हुए थे, मानो खुद को हंसने से रोक रहा हो। धन्यवाद। तो क्या मैं भी बदले में एक चीज मांग सकता हूँ? उसने पूछा। मुझे एक अनुमान बताओ। उप्स, वह नहीं। तुमने अभी अभी इसका वादा किया था, उसने मुझे याद दिलाया। तुमने खुद वादे तोड़े हैं, उनका क्या? मैंने भी याद दिलाया। बस एक अनुमान, मैं नहीं हंसूंगा। नहीं, तुम हंसोगे। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था। उसने नीचे देखा और फिर अपनी लंबी काली पलकों से मुझे घूरा। उसकी गेरुए रंग की आंखों में तपन थी। प्लीज, वो हल्के से बोला और मेरी तरफ झुका। मेरी आंखें झपक गईं और दिमाग सुन्न हो गया। वाह, उसने ये कैसे किया? ओह क्या? मैंने स्तब्ध अंदाज में पूछा। कृपया मुझे बस एक छोटा सा अनुमान बताओ। उसकी आंखें अब भी मुझे जला रही थीं। ओह, तुम्हें रेडियोएक्टिव मकड़ी ने काटा होगा। क्या वह सम्मोहन भी जानता था? या मैं ही बहुत भोली और मूर्ख थी? ये बहुत सृजनात्मक नहीं है, उसने ताना मारा। मुझे अफसोस है, लेकिन मेरा अनुमान तो यही है, मैंने गुस्से में कहा। तुम तो करीब भी नहीं हो, उसने चिढ़ाया। कोई मकड़ी नहीं, नहीं, और कोई रेडियो एक्टिविटी भी नहीं। बिल्कुल नहीं, बेरा गर्क हो, मैंने आह भरी। क्रिप्टोनाइट मुझे परेशान नहीं करते, उसने दबी हंसी के साथ कहा। तुम्हें हंसना नहीं था, याद है? वह अपना चेहरा सामान्य रखने के लिए जूझा। मैंने उसे चेतावनी दी। मैं कभी न कभी तो समझ ही जाऊंगी। काश तुम इसकी कोशिश न करो। वह एक बार फिर गंभीर था। क्यों? अगर मैं सुपरहीरो नहीं निकला तो क्या होगा? अगर मैं बुरा आदमी हुआ तो क्या होगा? वह चुलबुले अंदाज में मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अभेद थीं। ओह, मैंने कहा, जब उसके दिए हुए कई संकेत अचानक सही जगह पर आ गए। मैं समझी। क्या सचमुच? उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया था, मानो उसे डर हो कि गलती से उसने ज्यादा बोल दिया था। तुम खतरनाक हो, मैंने अंदाजा लगाया। मेरी नब्ज तेज हो गई जब मैंने सहज बोध से इन शब्दों की सच्चाई का एहसास किया। वो खतरनाक था। वह सारे समय मुझे यही बताने की कोशिश कर रहा था। उसने बस मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें किसी भाव से भरी थीं, जो मेरी समझ में नहीं आ सकता था। लेकिन बुरा नहीं, मैंने फुसफुसाकर कहा और अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है कि तुम बुरे हो। तुम गलत हो। उसकी आवाज़ सुनना काफी मुश्किल था। उसने नीचे देखा और मेरी बोतल का ढक्कन चुराकर उसे अपनी अंगुलियों के बीच घुमाने लगा। मैंने उसे घूरा और सोचा कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा था। वह जो कह रहा था, वह सच है, ये स्पष्ट था। लेकिन मैं बस चिंतित, उलझन और सबसे बढ़कर सम्मोहित महसूस कर रही थी। उसी तरह जैसा मैं उसके करीब रहते वक्त हमेशा महसूस करती थी। खामोशी तब तक चली
जब तक मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि कैफेटेरिया लगभग खाली हो चुका था। मैं उछलकर खड़ी हो गई। हमें देर हो जाएगी, मैं आज क्लास में नहीं जा रहा हूँ, उसने कहा और इतनी तेजी से ढक्कन घुमाया कि यह एक झोंके जैसा दिखने लगा। क्यों नहीं, कभी कभार क्लास में न जाना अच्छा होता है। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी परेशान थीं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मैंने उससे कहा। मैं इतनी डरपोक थी कि पकड़े जाने का जोखिम नहीं ले सकती थी। उसने अपना ध्यान बोतल के ढक्कन की ओर मोड़ा। तो फिर तुमसे बाद में मिलता हूँ। मेरा मन डगमगा रहा था, लेकिन तभी पहली घंटी बजी, जिसने मुझे तेजी से दरवाजे के बाहर भेज दिया। आखिरी निगाह से इस बात की पुष्टि हुई कि वह 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला था। मैं दौड़कर क्लास में गई। मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा था। कुछ सवालों के जवाब मिले थे, लेकिन बदले में बहुत सारे नए सवाल आ गए थे। कम से कम बारिश रुक गई थी। मैं खुशकिस्मत थी। मेरे पहुंचने तक मी बैनर कमरे में नहीं आए थे। मैं जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। मैं देख सकती थी कि माइक और एंजेला दोनों ही मुझे घूर रहे थे। माइक नाराज लग रहा था, एंजेला हैरान लग रही थी और आश्चर्य मिश्रित हसरत का भाव भी था। तभी मी बैनर क्लास में आकर सबको शांत करने लगे। वे अपनी बाहों में छोटे कार्डबोर्ड बक्से लिए थे। उन्होंने इन्हें माइक की टेबल पर रखते हुए उससे कहा कि वो उन्हें क्लास में बांट दे। देखो विद्यार्थियों, तुम लोगों को हर बॉक्स से एक पीस उठाना है। उन्होंने अपने लैब जैकेट की जेब से रबर ग्लव्स निकालकर पहनते समय कहा। जब ग्लव्स आवाज हुए अपनी जगह पर स्थिर हुए तो चटाक की वह आवाज मुझे खतरनाक लगी। पहला इंडिकेटर कार्ड होना चाहिए, उन्होंने 4 चौखाने वाला एक सफ़ेद कार्ड दिखाते हुए कहा। दूसरा 4 दांतों वाला एप्लीकेटर है। उन्होंने कोई चीज़ उठाई, जो बिना दांतों वाले हेयर पिक जैसी दिख रही थी, और तीसरा स्टेराइल माइक्रो लैंसेट है। उन्होंने नीले प्लास्टिक का एक छोटा टुकड़ा उठाकर उसे खोला। इतनी दूरी से कांटा अदृश्य था, लेकिन मुझ पर तनाव छा गया। मैं तुम लोगों के कार्ड तैयार करने के लिए पानी का ड्रॉपर लेकर पूरी क्लास में घूमूंगा। ध्यान रहे, जब तक मैं तुम्हारे पास ना पहुंचूं, तब तक शुरू मत करना। उन्होंने एक बार फिर माइक की टेबल से शुरू किया और चारों चौखानों में से प्रत्येक में पानी की एक बूंद सावधानी से डाली। इसके बाद तुम्हें सावधानी से लैंसेट अपनी अंगुली में चुभाना है। उन्होंने माइक का हाथ पकड़कर उसकी बीच वाली अंगुली में सुई चुभा दी। ओह नहीं, मेरे माथे पर चिपचिपा पसीना आ गया। इसके बाद हर दांते पर खून की एक छोटी बूंद रखना है। उन्होंने माइक की अंगुली को तब तक दबाया, जब तक कि उससे खून बहने नहीं लगा। मुझे उबकाई आ रही थी। और फिर इसे कार्ड पर लगाना है। उन्होंने बात पूरी की और हमें दिखाने के लिए लाल कार्ड उठाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों में होने वाली गुनगुनाहट के पार सुनने की कोशिश की। अगले वीकेंड में पोर्ट एंजेलिस में रेड क्रॉस का ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम सभी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। उन्होंने यह बात काफ़ी गर्व से कही। तुम में से जो लोग अभी 18 साल के नहीं हुए हैं, उन्हें अभिभावक की अनुमति लानी होगी। मेरी डेस्क में इसकी स्लिप रखी है। वे अपनी पानी की बूंदों के साथ पूरे कमरे में घूमते रहे। मैंने अपना गाल ठंडे काले टेबल टॉप पर टिका लिया और होश में रहने की कोशिश की। मैं अपने चारों तरफ चीजें, शिकायतें और खिल्लियां सुन सकती थी, जब मेरे सहपाठी अपनी अंगुली छेद रहे थे। मैंने मुंह से धीरे धीरे सांस ली। बेला, तुम ठीक हो? मी बैनर ने पूछा। उनकी आवाज़ मेरे सिर के करीब थी और चिंतित लग रही थी। मैं पहले से ही अपना ब्लड ग्रुप जानती हूँ, मी बैनर, मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मुझे सिर उठाने में डर लग रहा था। क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? हाँ सर, मैं बुदबुदाई और मन ही मन क्लास से बाहर न भागने से खुद को हतोत्साहित करती रही। जब मेरे पास मौका था, उन्होंने कहा, क्या कोई बेला को नर्स के पास ले जा सकता है, प्लीज़? मुझे ये जानने के लिए ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं थी कि यह काम करने का बीड़ा माइक ने ही उठाया होगा। क्या तुम चल सकती हो? मी बैनर ने पूछा। हाँ, मैंने फुसफुसाकर कहा। मैंने सोचा, सिर्फ यहाँ से निकलने भर के लिए। मैं तो रेंग जाऊंगी। माइक उत्सुक था,
जब उसने मेरी कमर में बांह डाली और मेरी बांह अपने कंधे पर रखी। मैं क्लासरूम से बाहर जाते समय उस पर बहुत कसकर टिकी थी। माइक मुझे कैंपस में धीरे धीरे खींचकर ले गया। जब हम कैफेटेरिया के कोने के पास पहुंचे, जहां इमारत 4 से कुछ नहीं दिख सकता था, तो मैं रुक गई, क्योंकि अगर मी बैनर देख भी रहे हों तो मैं उन्हें नहीं दिखूंगी। मैंने आग्रह किया, बस मुझे 1 मिनट बैठने दो प्लीज। उसने मुझे फुटपाथ के कोने पर बैठने में मदद की। और तुम चाहे जो करो, अपना हाथ जेब में रखो, मैंने चेतावनी दी। मेरा सिर अब भी चकरा रहा था। मैं लुढ़क गई और अपना गाल फुटपाथ की ठंडी नम सीमेंट से टिकाकर आंखें बंद कर लीं। अरे बेला, ऐसा लगता है तुम्हें उल्टी आ रही है, माइक ने घबराकर कहा। बेला, एक अलग आवाज मुझे कहीं दूर सुनाई दी। नहीं, कृपया मुझे उस बेहद जानी पहचानी आवाज की कल्पना में ही रहने दो। ज्यादा क्या हुआ? क्या उसे चोट लग गई? उसकी आवाज अब ज्यादा करीब थी और वह परेशान था। मैं इसकी कल्पना नहीं कर रही थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मरने की उम्मीद करने लगी, या कम से कम ये कि उल्टी न कर दूं। माइक तनावपूर्ण दिख रहा था। मेरे ख्याल से उसे चक्कर आ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, उसने तो अपनी अंगुली तक नहीं छेदी थी। बेला, एडवर्ड की आवाज अब मेरे ठीक पास थी और उसमें राहत की खनक थी। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? नहीं, मैंने कराहते हुए कहा। दूर चले जाओ। उसकी दबी हंसी सुनाई दी। मैं उसे नस के पास ले जा रहा था, माइक ने रक्षात्मक लहजे में स्पष्ट किया, लेकिन वह इससे आगे जाने को तैयार ही नहीं है। मैं उसे ले जाऊंगा। मैं अब भी उसकी आवाज में मुस्कान सुन सकती थी। तुम क्लास में लौटकर जा सकते हो। नहीं, माइक ने विरोध किया। ये काम मुझे सौंपा गया है। तभी अचानक फुटपाथ मेरे नीचे से गायब हो गई। मेरी आंखें सदमे की वजह से खुल गईं। एडवर्ड ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया था, इतनी आसानी से, जैसे मेरा वजन 110 पाउंड के बजाय सिर्फ 10 पाउंड हो। मुझे नीचे उतारो। ओह, कहीं मैं उस पर उल्टी ना कर दूं। लेकिन वह मेरे बोलने से पहले ही चलने लगा था। सुनो, माइक ने कहा, जो अब हमारे 10 कदम पीछे रह गया था। एडवर्ड ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुम तो भयंकर दिख रही हो, उसने मुझसे कहा और शरारत से मुस्कुराया। मुझे फुटपाथ पर उतार दो, मैंने कराहते हुए कहा। उसकी चाल की हिलने वाली गतिविधि से स्थिति और बिगड़ रही थी। उसने मुझे अपने शरीर से दूर रखा और सिर्फ अपनी बाहों से मेरा पूरा वजन उठाया। ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे उसे कोई दिक्कत हो रही हो। उसने पूछा, तो खून देखकर तुम्हें चक्कर आ जाते हैं? ऐसा लग रहा था कि इस बात से उसे मजा आ रहा था। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली, होंठ कसकर भींच लिए और उल्टी रोकने में अपनी सारी ताकत लगा दी। और वह भी तुम्हारा खुद का खून नहीं था, उसने मजे लेते हुए आगे कहा। मैं नहीं जानती कि उसने मुझे उठाते हुए दरवाज़ा कैसे खोला, लेकिन मुझे अचानक माहौल गर्म लगा, इसलिए मैं समझ गई कि हम भीतर पहुंच गए थे। ओह ओह, मुझे एक स्त्री स्वर की लंबी सांस सुनाई दी। उसे बायोलॉजी में चक्कर आ गए थे, एडवर्ड ने स्पष्ट किया। मैंने अपनी आंखें खोलीं। मैं ऑफिस में थी और एडवर्ड सामने वाले काउंटर के पार नस के दरवाजे की तरफ जा रहा था। लाल सिर वाली फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट मिस कोप इसे खोलने के लिए उसके आगे दौड़ी। दादी जैसी दिखने वाली नज ने एक उपन्यास के बीच से हमें हैरानी से देखा, जब एडवर्ड मुझे कमरे में उठाकर ले गया और एक पलंग पर भूरे विनाइल गद्दे के ऊपर लिटा दिया। फिर वह दीवार से टिककर उतनी दूरी पर खड़ा हो गया, जितना उस संकरे कमरे में संभव था। उसकी आंखें चमक रही थीं और रोमांचित थीं। उसे बस चक्कर आ रहे हैं, उसने भौचक की नस को आश्वस्त किया। बायोलॉजी में ब्लड टेस्ट चल रहा है। नस ने समझदारी से सिर हिलाया। हमेशा एक न एक होता है। एडवर्ड ने अपनी हंसी दबाई। बेटा, बस 1 मिनट लेटी रहो, ये गुजर जाएगा। मैं जानती हूँ, मैंने आह भरी। उल्टी पहले ही कम होने लगी थी। क्या ऐसा अक्सर होता है? नस ने पूछा। कई बार, मैंने स्वीकार किया। एडवर्ड ने अपनी हंसी रोकने के लिए खांसने का नाटक किया। अब तुम क्लास में जा सकते हो, नस ने एडवर्ड से कहा। मुझे उसके साथ रहने को कहा गया है।
उसने यह बात इतने विश्वास और अधिकार से कही कि नज ने आगे बहस नहीं की, हालांकि अपने होंठ कस लिए। बेटा, मैं तुम्हारे माथे पर थोड़ी बर्फ रख देती हूँ, नज ने मुझसे कहा और तेजी से कमरे से बाहर चली गई। तुम सही थे, मैंने दर्द में कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं आमतौर पर सही ही होता हूँ, वैसे इस बार किस खास चीज़ के बारे में? कभी कभी कक्षा में नहीं जाना अच्छा है। मैंने धीरे धीरे सांस लेने का अभ्यास किया। तुमने तो मुझे 1 मिनट के लिए डरा ही दिया था। उसने कुछ पल बाद स्वीकार किया। उसके लहजे से लगा जैसे ये काफी अपमानजनक कमजोरी थी। मुझे लगा कि न्यूटन तुम्हारी लाश को दफनाने के लिए जंगल में ले जा रहा है। हाँ, मेरी आंखें अब भी बंद थी, लेकिन मैं हर मिनट ज्यादा सामान्य महसूस कर रही थी। सच्ची, मैंने लाशों का भी उससे अच्छा रंग देखा है। मैं चिंतित था कि कहीं मुझे तुम्हारी हत्या का इंतकाम न लेना पड़े। बेचारा माइक, मैं शर्त लगाती हूँ कि वह गुस्सा होगा। वह मुझसे भयंकर नफरत करता है, एडवर्ड चहकते हुए बोला। तुम्हें ये पता नहीं चल सकता, मैंने बहस की, लेकिन फिर अचानक सोचने लगी कि शायद उसे पता चल भी सकता होगा। मैंने उसका चेहरा देखा था, मैं समझ सकता था। तुमने मुझे कैसे देखा? मैंने तो सोचा था कि तुम चले गए हो। मैं अब लगभग ठीक थी, हालांकि अगर मैं लंच में कुछ खा लेती तो शायद उबकाई ज्यादा जल्दी गुजर जाती। दूसरी तरफ शायद ये खुशकिस्मती की बात थी कि मेरा पेट खाली था। मैं अपनी कार में बैठकर सीडी सुन रहा था। इतनी सामान्य प्रतिक्रिया, इससे मैं हैरान रह गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा, नज अपने हाथ में ठंडी पट्टी लेकर आ रही थी। ये लो बेटा, नज ने इसे मेरे माथे पर रख दिया और कहा, तुम अब ठीक दिख रही हो। मुझे लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने उठकर बैठते हुए कहा। बस कानों में थोड़ी सी घनघनाहट हो रही थी, मगर चक्कर नहीं आ रहे थे। पुदीने जैसी हरी दीवारें स्थिर थीं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। वे मुझे दोबारा लिटाने वाली थीं, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और मिस कोप ने अपना सिर अंदर डाला। गई, एक और मरीज आ गया है, उन्होंने चेतावनी दी। अगले मरीज के लिए खटिया खाली करने के लिए मैं कूदकर उतर गई। मैंने नर्स को पट्टी थमाते हुए कहा, ये लीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर माइक दरवाजे से लड़खड़ाता हुआ आया। इस बार वो हमारी बायोलॉजी क्लास के पीले दिखने वाले लड़के ली स्टीफेंस को सहारा दे रहा था। एडवर्ड और मैं उन्हें जगह देने के लिए पीछे दीवार से टिक गए। ओह नहीं, एडवर्ड बुदबुदाया। बेला, बाहर ऑफिस में जाओ। मैंने चकराकर उसे देखा। मेरी बात मान लो, जाओ। मैं घूमी और दरवाज़ा बंद होने से पहले ही उसे पकड़कर सिक रूम से बाहर निकल गई। मैं एडवर्ड को अपने पीछे आते महसूस कर सकती थी। तुमने मेरी बात सचमुच मान ली। वह स्तब्ध था। मुझे खून की गंध आ गई थी, मैंने कहा और अपनी नाक सिकोड़ ली। ली मेरी तरह दूसरे लोगों का खून देखकर बीमार नहीं हुआ था। लोगों को खून की खुशबू नहीं आ सकती, उसने विरोध किया। लेकिन मुझे आती है, इसी कारण मुझे उल्टी आती है। इसमें से जंग और नमक जैसी खुशबू आती है। वो बहुत गहरे भाव से मुझे घूर रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं। तभी माइक दरवाजे से बाहर निकला और मुझे देखने के बाद को देखा। उसने एडवर्ड को जिस निगाह से देखा, उससे इस बात की पुष्टि हो गई कि एडवर्ड ने नफरत के बारे में सही कहा था। माइक ने एक बार फिर मुझे देखा, उसकी आंखें नाखुश थीं। तुम ठीक दिख रही हो, उसने आरोप लगाया। बस अपना हाथ जेब में रखना, मैंने उसे एक बार फिर चेतावनी दी। अब उसमें से खून नहीं निकल रहा है, वह बड़बड़ाया। तुम क्लास में दोबारा चल रही हो, मजाक कर रहे हो। अगर मैं गई तो कुछ समय बाद मुझे दोबारा यहीं आना पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। तो क्या तुम इस वीकेंड पिकनिक पर चल रही हो? समुद्र तट पर। ये बोलते वक्त उसने एडवर्ड को गुस्से से देखा, जो फैले हुए काउंटर से टिककर खड़ा था और किसी मूर्ति की तरह स्थिर रहकर शून्य में निहार रहा था। मैंने यथासंभव दोस्ताना स्वर में कहा, पक्का? मैंने कहा था कि मैं चलूंगी। हम मेरे डैडी के स्टोर में 10 बजे इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी आंखें एक बार फिर एडवर्ड पर पड़ीं और वह सोचने लगा कि क्या वह ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी दे रहा था।
वैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज से यह काफी स्पष्ट था कि यह आमंत्रण सबके लिए नहीं है। मैं वहां पहुंच जाऊंगी, मैंने वादा किया। तो फिर जिम में मिलते हैं, उसने कहा और अधूरे मन से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मिलते हैं, मैंने जवाब दिया। उसने एक बार फिर मुझे देखा, उसका गोल मुंह थोड़ा फूला हुआ था और फिर दरवाजे से निकलते समय उसके कंधे झुक गए थे। मेरे भीतर सहानुभूति का सैलाब आ गया। मैंने एक बार फिर उसका निराश चेहरा देखने के बारे में सोचा। जिम, मैंने दर्द भरे स्वर में कहा। मैं उसे संभाल सकता हूँ। मैंने गौर नहीं किया था कि एडवर्ड मेरे बगल में आ गया था, लेकिन अब वह मेरे कान में बोला था, जाकर बैठ जाओ और कमजोर दिख। वह बुदबुदाया। ये चुनौतीपूर्ण काम नहीं था, मैं हमेशा ही कमजोर दिखती थी और चक्कर आने की वजह से मेरे चेहरे पर पसीने की हल्की चमक भी आ चुकी थी। मैं छू छू करने वाली फोल्डिंग चेयर पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके सिर दीवार से टिका लिया। चक्कर आने के बाद मैं हमेशा पस्त हो जाती थी। मैंने एडवर्ड को काउंटर पर धीमे स्वर में बोलते सुना, मिस कोप। हाँ, मैं यह नहीं सुन पाई थी कि मिस कोप अपनी डेस्क पर लौट आई हैं। बेला का अगला पीरियड जिम का है और मेरे ख्याल से उसकी हालत इतनी ठीक नहीं है कि वह जिम में जा सके। दरअसल मैं उसे उसके घर छोड़ने की सोच रहा था। क्या आप उसे जिम से छुट्टी दे सकती हैं? मिस कोप की आवाज़ पिघले शहद जैसी थी। मैं कल्पना कर सकती थी कि एडवर्ड कितनी सम्मोहक आंखों से मिस कोप को देख रहा होगा। क्या तुम्हें भी छुट्टी चाहिए, एडवर्ड? मिस कोप ने मीठे सुर में कहा। मैं ये क्यों नहीं कर सकती? नहीं, मेरा मिसेज गॉफ का पीरियड है, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उसे घर छोड़ाओ। जल्दी ठीक हो जाओ, बेला, उन्होंने मुझसे कहा। मैंने नाटक करते हुए कुछ ज्यादा ही कमजोरी से सिर हिलाया। क्या तुम चल सकती हो या मैं तुम्हें दोबारा उठाकर ले चलूं? रिसेप्शनिस्ट की तरफ पीठ करने के बाद उसने ताना मारा। मैं खुद चलूंगी। मैं सावधानी से खड़ी हो गई और मैं अब भी ठीक थी। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोलकर रखा, उसकी मुस्कान विनम्रतापूर्ण थी, लेकिन उसकी आंखों में मस्खरी साफ दिख रही थी। बाहर ठंडी, महीन धुंध थी जो अभी अभी गिरने लगी थी। यह अच्छा महसूस हो रहा था। पहली बार मैंने आसमान से लगातार गिरती नमी का आनंद लिया क्योंकि इसने मेरे चेहरे से चिपचिपे पसीने को साफ कर दिया। धन्यवाद, मैंने कहा, जब वह मेरे पीछे बाहर आया। जिम से छुटकारा पाने के लिए बीमारी का बहाना बनाना अच्छा सौदा है। जब चाहो। वह सीधे आगे देख रहा था और बारिश को घूर रहा था। तो क्या तुम भी चल रहे हो? इस शनिवार, मेरा मतलब है। मैं उम्मीद कर रही थी कि वह भी चले, हालांकि इसकी उम्मीद कम थी। मैं ये तस्वीर नहीं देख सकती थी कि वह स्कूल के बाकी बच्चों के साथ कारपूल शामिल होगा, उसका संसार अलग था। लेकिन फिर भी मेरे मन में यह उम्मीद थी कि वह हाँ करके मेरे मन में पिकनिक के प्रति उत्साह जगा सकता है। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? वह अब भी भावशून्य चेहरे से सामने देख रहा था। लापुश, फर्स्ट बीच। मैंने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कनखियों से मुझे देखा और शुष्कता से मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि मुझे आमंत्रित किया गया है। मैंने आह भरी। मैंने अभी अभी तुम्हें आमंत्रित किया था। इस सप्ताह तुम और मैं बेचारे माइक को अब और परेशान नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो बेचारा ज्वालामुखी की तरह फट जाए। उसकी आंखें नाच रही थी, उसे इस विचार में इतना आनंद आ रहा था, जितना नहीं आना चाहिए था। माइक्स का माइक, मैं बुदबुदाए और उसके मुंह से, तुम और मैं, सुनकर भावविभोर हो गई। मुझे यह इतना ज्यादा पसंद आया था, जितना नहीं आना चाहिए था। हम अब पार्किंग लॉट के करीब थे। मैं बाईं तरफ मुड़ी और अपने ट्रक की तरफ जाने लगी। किसी चीज ने मेरी जैकेट पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रही हो? उसने उग्र अंदाज में पूछा। वह मेरी जैकेट को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए था। मैं हक्की बक्की थी। मैं घर जा रही हूँ। क्या तुमने मेरा वादा नहीं सुना कि मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचाऊंगा? क्या तुम सोचती हो कि इस हाल में मैं तुम्हें गाड़ी चलाने दूंगा? उसकी आवाज़ अब भी गुस्से से लबरेज थी। किस हाल में? और मेरे ट्रक का क्या होगा? मैंने शिकायत की। उसे मैं स्कूल के बाद एलिस से छुड़वा दूंगा।
वो अब मेरी जैकेट को कार की तरफ खींचकर ले जा रहा था। गिरने से बचने के लिए मैं यही कर सकती थी कि उसकी तरफ खींची चली जाऊं। मैं जानती थी कि अगर मैं प्रतिरोध करूं, तब भी वह शायद मुझे खींच ले जाएगा। छोड़ो, मैंने जोर देकर कहा। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैं गीले फुटपाथ के पार लहराती हुई चलती रही, जब तक कि हम वोल्वो तक नहीं पहुंच गए। तब कहीं जाकर उसने मुझे आज़ाद किया। मैं पैसेंजर दरवाजे के पास लड़खड़ा गई। तुम बहुत आक्रामक हो, मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा। ये खुला है, उसने बस यही प्रतिक्रिया दी। वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। मैं खुद ट्रक चलाकर घर जाने में पूरी तरह सक्षम हूँ। मैं आवेश में भुनाभुनाती हुई कार के पास खड़ी रही। अब ज्यादा तेज बारिश होने लगी थी और मैंने अपना हुड ऊपर नहीं किया था, इसलिए पानी अब मेरे बालों से होकर पीठ पर रिसने लगा था। उसने ऑटोमेटिक विंडो नीचे की और सीट के पार मेरी ओर झुका। अंदर आ जाओ, बेला। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि अगर मैं दौड़ लगाऊं, तो क्या मैं उसके पकड़ने से पहले ट्रक तक पहुंच सकती हूं। अंततः मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इस बात की ज्यादा संभावना नहीं थी। मैं तुम्हें फिर से घसीट लाऊंगा, उसने मेरी योजना का अंदाजा लगाकर धमकी दी। उसकी कार में बैठते समय मैंने यथासंभव गरिमा में दिखने की कोशिश की। मैं इसमें ज्यादा सफल नहीं रही। मैं भीगी बिल्ली जैसी दिख रही थी और मेरे बूट छू छू कर रहे थे। मैंने कठोरता से कहा, ये पूरी तरह अनावश्यक है। उसने जवाब नहीं दिया। वह कंट्रोल्स से खेलता रहा, हीटर तेज किया और संगीत को धीमा किया। जब उसने कार पार्किंग लॉट से बाहर निकाली, तो मैंने चुप रहकर बदला लेने की ठान ली। मैं मुंह फुलाकर बैठ गई। क्लेयर डी ल्यून, मैंने हैरानी से पूछा, तुम डेबुसी को जानती हो? वह भी हैरान था। ज्यादा नहीं, मैंने जवाब दिया। माँ घर में बहुत सारा शास्त्रीय संगीत बजाती हैं, मैं केवल अपने प्रिय संगीत को पहचानती हूँ। यह मुझे भी बहुत प्रिय है। उसने बारिश में बाहर घूरा और विचारों में खो गया। संगीत को सुनते समय मैं हल्की भूरी लेदर सीट पर टिककर तनावरहित महसूस करने लगी। जानी पहचानी, शांतिदायक धुन पर प्रतिक्रिया न करना असंभव था। बारिश की वजह से खिड़की के बाहर की हर चीज धुंधली होकर भूरे और हरे धब्बों में बदल गई थी। मुझे एहसास हुआ कि कार बहुत तेज चल रही थी। वैसे कार इतने संतुलित ढंग से चल रही थी कि मुझे गति महसूस नहीं हुई। सिर्फ बगल से गुजरते शहर से मुझे इस बात का पता चला। तुम्हारी माँ कैसी हैं? उसने मुझसे अचानक पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो उत्सुक आंखों से मुझे पढ़ रहा था। वे काफी कुछ मेरे जैसी दिखती हैं, लेकिन वे ज्यादा सुंदर हैं, मैंने कहा। उसने अपनी भौहें उठाईं। मेरे अंदर चाली की छाप काफी ज्यादा है। माँ मुझसे ज्यादा बहिर्मुखी हैं और ज्यादा बहादुर भी। वे गैर जिम्मेदार और थोड़ी विचित्र हैं और वे काफी अप्रत्याशित कुक हैं। वे मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। मैं रुक गई। उनके बारे में बात करने से मैं उदास महसूस करने लगी थी। तुम्हारी उम्र कितनी है, बेला? उसकी आवाज़ किसी कारण से कुंठित थी, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। उसने कार रोक दी थी और मुझे एहसास हुआ कि हम चाली के घर पहुंच चुके थे। बारिश इतनी तेज थी कि मुझे घर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार किसी नदी में डूबी हुई थी। मैं 17 साल की हूँ, मैंने थोड़ी घबराहट में जवाब दिया। तुम 17 की लगती नहीं हो। उसका लहजा उलाहने से भरा था, इससे मुझे हंसी आ गई। क्या हुआ? उसने एक बार फिर जिज्ञासा से पूछा। मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि पैदा होते वक्त मेरी उम्र 35 साल थी और मैं हर साल ज्यादा अधेड़ होती जा रही हूँ। मैं हंसी और फिर आह भरी। देखो, किसी न किसी को तो वयस्क बनना ही था। मैं पल भर के लिए ठहरी। तुम खुद हाई स्कूल के जूनियर जैसे नहीं लगते हो। उसने मुंह बनाया और विषय बदल दिया। तो तुम्हारी माँ ने फिल से शादी क्यों की? मैं हैरान थी कि उसे फिल का नाम याद था। मैंने सिर्फ एक बार उनका जिक्र किया था, वह भी 2 महीने पहले। मुझे जवाब देने में एक पल का समय लग गया। मेरी माँ, वे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत जवान दिखती हैं। मैं सोचती हूँ कि फिल उन्हें और भी ज्यादा जवान महसूस कराते हैं। चाहे जो हो, वे फिल के लिए पागल हैं। मैंने अपना सिर हिलाया।
आकर्षण मेरे लिए रहस्य था। क्या फिल तुम्हें पसंद है? उसने पूछा। क्या ये मायने रखता है? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि वे खुश रहें। और फिल ही है जिसे वे चाहती हैं। ये बहुत उदार है। मैं सोचता हूँ, उसने विचारपूर्वक कहा। क्या वे यही तुम्हारे साथ करेगी? तुम क्या सोचती हो, चाहे तुम्हारी पसंद कोई भी हो? वह अचानक गंभीर हो गया था, उसकी आंखें मेरी आंखों पर जमी थीं। मैं ऐसा सोचती हूँ, मैंने हकलाते हुए कहा। लेकिन वे अभिभावक हैं। इससे मामला थोड़ा अलग हो जाता है। इसका मतलब है ज्यादा डरावना नहीं हो, उसने मजाक में कहा। मैंने प्रतिक्रिया में शरारती मुस्कान दी। डरावने मतलब है जिसका चेहरा कई जगह से छिदा हो और बढ़े। मुझे लगता है यह एक परिभाषा है। तुम्हारी परिभाषा। लेकिन उसने मेरे प्रश्न को नज़रअंदाज करके दूसरा प्रश्न पूछ लिया। क्या तुम सोचती हो कि मैं डरावना हो सकता हूँ? उसने एक भौं उठाए और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान चमकने लगी। मैंने पल भर के लिए सोचा कि सच बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा या झूठ। मैंने सच बोलने का फैसला किया। मैं सोचती हूँ कि तुम सकते हो, बशर्ते तुम चाहो। क्या अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? उसकी मुस्कान गायब हो गई थी और उसका स्वर्ग सा सुंदर चेहरा अचानक गंभीर हो गया था। नहीं, लेकिन मैंने बहुत जल्दी जवाब दे दिया था। मुस्कान वापस लौट आई। तो अब क्या तुम मुझे अपने परिवार के बारे में बताओगे? मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए पूछा। यह मेरे परिवार से ज्यादा रोचक कहानी होगी। वह तुरंत सावधान हो गया। तुम क्या जानना चाहती हो? कलन दंपति ने तुम्हें गोद लिया था। मैंने पुष्टि की। हाँ। मैं पल भर के लिए झिझकी। तुम्हारे माता पिता को क्या हुआ? वे बहुत साल पहले मर गए थे। उसकी आवाज़ तथ्यात्मक थी। मुझे अफसोस है, मैं बुदबुदाई। मुझे उनके बारे में दरअसल ज्यादा स्पष्टता से याद नहीं है। कालाइल और एस्मी काफी समय से मेरे माता पिता हैं। और तुम उनसे प्यार करते हो? ये सवाल नहीं था, ये तो उसके बोलने के लहजे से स्पष्ट था। हाँ, वह मुस्कुराया। उनसे बेहतर लोगों की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। और तुम्हारे बहन भाई? उसने डैशबोर्ड की घड़ी देखी। मेरे भाई बहन और जैस्पर और रोजेली बहुत विचलित होंगे अगर वे बारिश में मेरा इंतजार करते हुए खड़े रहें। ओह सॉरी, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना होगा। मैं कार से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। और चीफ स्वान के घर लौटने से पहले तुम्हें भी शायद अपना ट्रक वापस चाहिए होगा, ताकि उन्हें बायोलॉजी क्लास वाली घटना के बारे में न बताना पड़े। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मुझे यकीन है कि अब तक उन्हें पता चल गया होगा। फोक्स में कोई चीज रहस्य नहीं रहती है। मैंने आह भरी। वह थोड़ी अनावश्यक तीव्रता से हंसा। समुद्र तट पर मजे करो। सन बाथ के लिए अच्छा मौसम है। उसने गिरती बारिश पर नजर डाली। क्या मैं तुमसे कल नहीं मिल पाऊंगी? नहीं, एम्स और मैं वीकेंड जल्दी शुरू करने वाले हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? दोस्त ये तो पूछ सकता है ना? मुझे उम्मीद थी कि उसे मेरी आवाज में निराशा सुनाई नहीं देगी। हम रेनिया के दक्षिण में गोट रॉक्स वाइल्डनेस में हाइकिंग करने वाले हैं। मुझे याद आया, चार्ली ने बताया था कि कलन परिवार अक्सर कैंपिंग पर जाता है। बढ़िया, मजे करो। मैंने उत्साही दिखने की पूरी कोशिश की। वैसे मुझे नहीं लगा कि मैं उसे मूर्ख बना पाई थी। उसके होठों के कोनों पर मुस्कान तैर रही थी। क्या इस वीकेंड में तुम मेरी खातिर एक चीज करोगी? वह मेरे चेहरे को देखने के लिए मुड़ा और अपनी चमकती सुनहरी आंखों की पूरी शक्ति मुझ पर छोड़ दी। मैंने असहाय होकर सिर हिला दिया। गुस्सा मत होना, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों में से एक हो जो दुर्घटनाओं को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं। इसलिए समुद्र में डूबने या कार के सामने आने या ऐसे ही किसी दूसरी चीज की कोशिश मत करना, ठीक है? उसने वक्र मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर मेरी असहायता गायब हो गई। मैंने आंखें तरेर कर उसे देखा। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने पलटकर कहा और बाहर बारिश में कूद गई। मैंने बहुत ताकत से दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया। वह कार चलाकर जाते समय भी मुस्करा रहा था।